गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो हिंदी रीडर में सभी बच्चे मेरे साथ अपना सिलेबस देख लिए। देखिए आप लोग का हाफ ईयरली कोर्स चैप्टर नंबर 11 पे कंप्लीट हो गया था। तो आप लोग का PA2 में चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 to 15। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे पहले मेरे साथ अपनी हिंदी की बुक्स निकालें। ये है आप लोग की हिंदी की बुक, उत्सव हिंदी की पाठ्य पुस्तक। इसकी विषय सूची ओपन करिए, उसमें हम लोग अपना चैप्टर मार्क कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 to 15 यहाँ मैं लिख देती हूँ PA2, आप लोग भी मार्क कर लीजिए। चैप्टर नंबर 12 से 15 तक आ रहा है। चैप्टर नंबर 11 हम लोगों ने पार्ट 8 में कंप्लीट कर लिया था। अब चैप्टर नंबर 12 हम लोग पार्ट 9 में करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो है आप लोग ओपन करिए। ये है चैप्टर नंबर 12 आप लोग का, साहसी वीरों की कहानी। तो ऊपर सभी बच्चे शो कर दें PA2 स्टार्ट। और पार्ट है हमारा 9। ठीक है, पार्ट 9 है हमारा और चैप्टर है हमारा 12। तो सभी बच्चे डाल लेंगे PA2 स्टार्ट और पार्ट 9, साहसी वीरों की कहानी। ये साहसी वीरों के ऊपर कहानी दी गई है। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को अपने आप एक बार अच्छे से रीड करेंगे। मैं भी आप लोग को पढ़कर बता रही हूँ और बाद मेरे पढ़ने के बाद सब बच्चे खुद अपने आप इसको बैठ करके एक बार अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर को समझेंगे। चलिए देख लीजिए चैप्टर क्या है। 1930 के तूफ़ानी दिन, आंदोलन पूरे ज़ोरों पर। देखिए 1930 के दिन है, आंदोलन जो है पूरे तूफानों पर है, ज़ोरों पर है। नारों से गूंजता आकाश, पिकेटिंग से परेशान विलायती कपड़ों की दुकान, जोशीले जुलूसों से आकृत सड़कें और क्रोध से फुकारती अंग्रेज़ी सरकार की मशीनें। ये है देहरादून, पंडित महावीर त्यागी जेल में और उनकी पत्नी श्रीमती शर्मिंदा त्यागी मैदान में। देखिए देहरादून की बात है, महावीर त्यागी जो है वो जेल में है और उनकी पत्नी जो है श्रीमती शर्मिंदा त्यागी वो मैदान में है। एस्ले हॉल से अंग्रेज़ दुकान पर उस दिन पिकेटिंग शुरू हुई तो वातावरण सनसनी से भर उठा। पुलिस के छटे हुए जवान लाठियाँ साधे तैयार तो कांग्रेस से डटे हुए स्वयं सेवक मरने तक को तैयार। अब बरसी लाठियाँ की अब फूटे सिर। देखिए क्या है कि जब अंग्रेज़ों की दुकान की विकेटिंग शुरू हुई तो वहाँ पर जो है पुलिस के जो छटे हुए जवान थे वो तैयार थे अपनी लाठियाँ लेकर के, और कांग्रेस के जो डटे हुए स्वयं सेवक थे वो मरने को भी तैयार थी और लाठियाँ शुरू हुई और सर फटे। अब शर्मिंदा जी बीमार पर ये सुनई तो उठ खड़ी हुई, और शर्मिंदा जो थी पंडित महावीर त्यागी की बीवी, तो वो जो है बीमार थी, लेकिन जब उन्होंने ये सुना तो वो उठकर खड़ी हुई। एक अजीब छवि की खुद कमज़ोर और गोद में 5 महीने की बेटी उमा। एक तो वो खुद कमज़ोर थी और उनकी गोद में एक 5 महीने की बेटी थी, उसका नाम था उमा। वह उधर से एस्ले हॉल पहुंची तो उधर से आया घोड़े पर सवार अंग्रेज़ पुलिस कप्तान। वो इधर से जो है कहाँ पहुंची, एस्ले हॉल पहुंची तो उधर से अंग्रेज़ कप्तान आया, पुलिस कप्तान आया। दोनों के बीच में स्वयं सेवक भीड़ और पुलिस, और दोनों के बीच में जो है बहुत सारी भीड़ और पुलिस। वातावरण तनाया हुआ था कि कप्तान की निगाह शर्मिंदा जी पर पड़ी तो वह झल्ला उठा, मारो लाठी। उसके बाद क्या हुआ, वातावरण जो था वहाँ का बहुत तनाया हुआ था और उस कप्तान की, अंग्रेज़ कप्तान की जब उस पर नज़र पड़ी, उनकी बीवी पर, पंडित महावीर त्यागी की बीवी शर्मिंदा जी पर नज़र पड़ी तो उसने क्या उठा, उसने क्या बोला, मारो लाठी। लाठियाँ बरसने लगीं। शर्मिंदा जी ने उमा को दिया एक स्वयं सेवक की गोद में और स्वयं कूद कर लाठियों की छाया में जा पहुंची। जब लाठियां बरसने लगीं तो शर्मिंदा जी ने क्या करा, अपनी जो उनकी छोटी बेटी थी 5 महीने की, उन्होंने एक स्वयं सेवक के गोद में दिया उसे, और वो जो है लाठियों की उसमें जाकर कूदने लगी। शर्मिंदा जी ने पर भीड़ में हर एक शर्मिंदा तो नहीं थी, और भीड़ में जितने लोग थे वहाँ पर कोई जो थी वो कोई शर्मिंदा थोड़ी थी। लोग बिखर चले, पुलिस बिफर उठी। स्वयं सेवक बच्ची को लिए हट ही रहा था कि गिर पड़ा, तभी आ पहुंची पुलिस। उसके बाद क्या हुआ, लोग वहाँ पर जो है बिखर चले थे
और सेवक जिसके हाथ में बच्ची थी वो वहाँ से हट ही रहा था, तो वहाँ पर वो गिर पड़ा और उसके पास पुलिस आ पहुँची। स्वयं सेवक ने को अपनी चिंता न थी, उसे फिक्र थी शर्मिंदा जी की निधि की जो उसकी गोद में थी। उसको जो है अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन उसको किसकी परवाह थी? जो शर्मिंदा जी ने अपनी छोटी बेटी 5 महीने की उनकी गोद में दी थी, उसकी चिंता थी। उसे झट उमा को घास पर रखा और स्वयं सेवक ऊपर उकड़ू हो उल्टा झुक गया। उसके बाद क्या हुआ, उसने फौरन उस बच्ची को जो है घास पर रखा और रखने के बाद उसके ऊपर उकड़ू हो गया, उल्टा हो गया। अब उसका पेट उमा के ऊपर कुछ छात्र सा था और कमर आकाश की ओर। उस क्या हुआ, जो उसका पेट था वो उमा से थोड़ा सा ऊपर था और उसकी कमर जो थी वो आकाश की तरफ थी, जिस पर पुलिस की लाठियां बरस रही थी। जिस कमर पे उसकी पुलिस की लाठियां बरस रही थी। पैर वह टस से मस नहीं हो रहा था। दूर से पुलिस अधिकारी ने ये देखा, वह उस तक बढ़ आया। उसके बाद क्या हुआ, दूर से जब पुलिस अधिकारी ने देखा तो वो उसके पास बढ़ आया। यही मरेगा क्या कमबख्त, वो पुलिस वाला क्या बोलता है उसे कि यही मरेगा कमबख्त। अधिकारी ने पुलिस कप्तान की आंख बचाकर पूछा। अधिकारी जो था उसने पुलिस कप्तान की आंख बचाकर पूछा, हाँ तुम लोग नहीं हटोगे तो यहीं मरूंगा। उसने क्या जवाब दिया कि अगर तुम लोग नहीं हटोगे तो यहीं मरूंगा। तब तक उसकी कमर में डंडे और खा गई पर वह ना हिला। उसकी मतलब उसकी कमर में डंडे पड़ते रहे लेकिन वो वहाँ से नहीं हिला। अरे तुझे ज़मीन ने पकड़ लिया है क्या, अधिकारी ने कहा तो वह बोला, नहीं मेरे पास देहरादून की अमानत है। वो उसके अधिकारी ने उससे क्या बोला, अरे तुझे ज़मीन ने पकड़ लिया है क्या, तो उसने क्या जवाब दिया कि नहीं मेरे पास देहरादून की अमानत है। नेक्स्ट पेज देखिए, पुलिस अधिकारी ने उसे कंधे से पकड़ खींचकर उठाया तो देखा उसके नीचे आंखें खोली नन्ही उमा टुकुर टुकुर देख रही थी। पुलिस अधिकारी ने क्या करा, उसके कंधे पकड़कर खींचकर उठाया तो वो जो नन्ही बच्ची थी वो उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। अधिकारी उस स्वयंसेवक की निष्ठा एवं साहस देखकर दंग रह गया। अधिकारी जो था वो उस स्वयंसेवक की निष्ठा और साहस देखकर दंग रह गया। दूसरे दिन उसने शर्मिंदा जी से कहा, पुलिस की बात छोड़िए, सेना में भी कहीं ऐसे मानसिक निष्ठा मिल सकती है, मुझे संदेह है। वो बोलता है कि जो है पुलिस की बात तो छोड़िए, मैं जो हूँ क्या कहते हैं, सेना में भी कहीं ऐसी मानसिक निष्ठा मिल सकती है, उसे आशा थी इस चीज़ की। अब सेकंड क्या है, ये है जनवरी 1937 और ये है फैज़पुर। देखिए जनवरी का दिन है 1937 में और फैज़पुर की बात है। कांग्रेस अधिवेशन का महामंडप कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक 8 बजे झंडा फहराकर अधिवेशन का आरंभ करने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है ठीक 8 बजे झंडा फहराकर क्या अधिवेशन का आरंभ करने वाले हैं। यहाँ टंगा है सामने ही 80 फुट ऊंची बांस पर वह तिरंगा। कहाँ टंगा है, सामने ही टंगा है वहाँ पर 80 फुट की ऊंचाई पर तिरंगा झंडा। पर समय से कुछ ही देर पहले पता चला कि झंडे की रस्सी बांस के सिरे से अटक गई है। और कुछ देर पहले जब झंडा फहराने वाले थे तो उससे कुछ ही देर पहले पता चला कि बांस की जो वो रस्सी थी वो बांस के सिरे से अटक गई थी, इसलिए झंडा नहीं फहराया जा सकता। चारों ओर परेशानी फैल गई। झलकार पंडित जी बोले, ये क्या बेहुदी बात है। वो बोलते हैं झुंझलाकर कि ये क्या बेहुदी बात है। हाँ बात बेहुदी है, पर बात तो यही है कि बात बने कैसे। वो बोलते हैं कि हाँ बात तो यही है, लेकिन बात है कि बात बने कैसे। एक सुझाव आया कि बांस के बीच में ही झंडा फहरा दिया जाए। क्या सुझाव आया कि बांस के बीच में ही झंडा फहरा दिया जाए। पर कप्तान डॉक्टर हार्डिकर ने कहा, हाफ मास्ट एंड आधर ध्वज तो शौक का चिन्ह है, ये कैसे हो सकता है। सुझाव रद्द हो गया, पर उपाय क्या है। उसके बाद डॉक्टर हार्डिकर ने क्या कहा, हाफ मास्ट जो है अधरध्वज का शौक है, उसे कैसे फहराया जा सकता है। और उनका ये सुझाव जो था वो रद्द हो गया। उसके बाद कोई क्या उपाय निकला, बांस 80 फुट ऊंचा, बांस कमज़ोर है, उस पर ऊपर तक चढ़े बिना रस्सी की गांठ खुल नहीं सकती। क्या है, बांस जो है जिस पर झंडा लटका है वो 80 फुट ऊंचा है, वो कमज़ोर है, उस पर जो है चढ़ेगा कौन, ठीक है, और ऊपर चढ़े बगैर उसकी रस्सी खुल नहीं सकती थी। और उस पर चढ़ने का अर्थ है मौत का खेल, ये खेल कौन खेलेगा। और उस पर चढ़ने का अर्थ क्या था, मौत का खेल, उस पर चढ़ता कौन।
मैं ये काम करने की आज्ञा चाहता हूँ। एक नवयुवक भीड़ में से निकलकर अध्यक्ष महोदय के सामने आया। एक नवयुवक भीड़ में से निकलकर अध्यक्ष के सामने आया। वो बोलता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। खतरों के महीने खिलाड़ी जवाहरलाल नेहरू ने उसे देखा। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने जो है उसको देखा, पर झिझक उनके दिल पर सवार थी। वह हाँ ना कह सके, पर युवक संत था, अकंप था, आशंसित था। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा विश्वास है कि मैं ये काम कर सकूंगा। अगर बांस टूट गया और मैं गिरकर मर ही गया तो क्या करना है? मरना तो आखिर एक दिन है ही। पंडित जी, ये एक शान की मौत होगी। क्या हुआ? पंडित जी उसकी बात को हाँ नहीं कर सके, लेकिन वो क्या बोला, मैं ये काम करूँगा। उसको इस काम को करने में कोई डर नहीं था, कुछ नहीं था। वो बोलता है, अगर मैं इस बांस से गिरकर मर ही गया तो कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन है ही। अगर मैं ऐसे मरूंगा तो ये मेरे लिए एक शान की मौत होगी। लेकिन लोगों के दिल उमड़ आए। उसे आज्ञा दे दी गई। ईश्वर का ध्यान करके जब माँ के उस लाल ने झंडे के बांस पर अपना सादा हुआ हाथ रखा और बायां पैर बढ़ाया तो हजारों आदमियों के दिल की धड़कनें एक बार तो बंद हो गईं। हजारों हृदय की शुभकामनाओं के हजारों निश्वास निकल पड़े। उसके बाद क्या हुआ? जब उस लोगों के दिल जो थे वो उमड़ आए। उसको किसी माँ का लाल जो था वो उसने अपना पहला हाथ ऊपर रखा और फिर पैर रखा, तो लोगों की दिल की धड़कनें ऐसे उमड़ गई थी और बहुत से लोगों का जो है शुभकामनाएं उसके साथ थी। सहसा का सपूत गंग चुबी उस बांस पर चढ़ चला। सबकी आंखें उस पर लगी थी। एक सपाटे में वह बीच तक पहुंच गया, पर तभी उसका एक पैर फिसला और बांस जोर से कांपा। भावुक जनता की जान सी निकल गई, पर वह संभला और चढ़ता चला गया। उसके बाद क्या हुआ? वो एक सपाटे में ही ऊपर बीच तक चला गया। जब वो बीच में पहुंचा तो वो जो बांस था वो थोड़ा सा हिला और लोग जो वहाँ पर खड़े थे उनका दिल जो है वो दहल उठा, लेकिन वो फिर संभल गया और ऊपर तक चल गया। ओह, कितना संतुलित है वह! और जनता भी किस तरह सांस रोके देख रही थी, जैसे सांस के धक्के से बांस हिल जाएगा। हजारों आदमी खड़े थे, बिना बाल भर हिले डुले, जैसे उनकी सब इंद्रियां सिमटकर आंखों में आ बैठी हों। वे खड़े थे योगी से अचेतन से स्टैच्यू से। देखिए, लोग अपनी सांस बंद करे ऐसे लोग खड़े थे और उसे देख रहे थे कि जैसे उनकी सांस से ही वो बांस जो है हिल जाएगा, और ऐसे खड़े होकर देख रहे थे जैसे एक स्टैच्यू खड़ा हो। लोग में ऊपर पहुंच गया। अब उसके दोनों पैर बांस पर जमे थे। अब वो ऊपर पहुंच गया था और उसके पैर जो थे दोनों बांस पर जमे थे। शरीर सधा हुआ बांस से लगा था। एक हाथ से वह बांस थामे था और दूसरे हाथ से डोर पर था। उसके शरीर जो था वो बांस से सधा हुआ था। एक हाथ उसका बांस पर था और दूसरे हाथ से वो डोर को खोल रहा था। ओह, उस उतने ऊंचे आकाश में एक बांस पर चढ़ा हुआ वह युवक जैसे नवयुग का ईसा सूली पर चढ़ा हो। क्या है? मतलब इतनी ऊंचाई पे वो ऐसे चढ़ा था जैसे नवयुग का ईसा जो है सूली पर चढ़ा हो। अब बांस कांपा और वह गिरा। अब बांस टूटा और वह मरा। हाथ चूका की खोपड़ी की खील हुई, पैर फिसला और राम नाम सत्य। उसने रस्सी ठीक कर दी, बस अचल रहा। चारों ओर खड़े हजारों आदमियों की आंखों ने अपनी दृश्य डोर से उसे बांध जो रखा था। हर एक आदमी साधा खड़ा था, मुट्ठी बांधे, तना हुआ जैसे वही बांस हो। रस्सी ठीक करके युवक धीरे धीरे नीचे उतर आया। हजारों कंठों से संवेद स्वर से उसकी जयकार गूंज उठा। झंडा शान से फहराया गया। बिगड़ी बात बन गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे लोग क्या सोच रहे थे, जैसे बांस कांपा वो गिरा, बांस टूटा तो वो मरा, और हाथ उसके छूटे तो उसकी खोपड़ी की पूरी खिल गई और उसका राम नाम सत्य हो गया। लोग ऐसे उसके ऊपर खड़े थे, तने में खड़े थे, उसे देख रहे थे जैसे कि वही बांस हो। और उसने उसके बाद क्या करा? उसने उस गांठ को खोलने के बाद जब वो धीरे धीरे नीचे उतर कर आया तो उसकी जय जयकार की गूंज जो है पूरे में हो गई, और झंडा जो है बहुत शान के साथ फहराया गया, और बिगड़ी हुई जो बात थी वो बन गई। अब तीसरे पार्ट पर आ जाइए।
एब्रम गार्लीफील्ड अमेरिका का ऑरेंज नामक गांव और युगों से भी ज़्यादा जुलाई 1832 की बात है। अमेरिका तब अपनी उन्नति के चक्र पर चढ़ना ही सीख रहा था। न तब फ़ोन की घंटी बजती थी, बजते ही दौड़ने वाले फायर ब्रिगेड थे, न वाटर वर्क्स और न स्वतंत्र सुलभ अस्पताल। गांव के जंगल से भयंकर आग लग गई थी और वह आंधी के वाहन पर चढ़ी गांव की ओर बढ़ी आ रही थी। आग की उस आंधी से भी बड़ी थी आतंक की आंधी, जिसकी झपट में आए गांववासी घर सामान छोड़ जान हथेली पे लिए जिधर पैर पड़े भाग रहे थे। क्या हुआ? अमेरिका की बात है। अमेरिका जुलाई 1832 की बात है, जब अमेरिका में कुछ भी नहीं था। अमेरिका की जो है उन्नति चढ़ी मतलब चक पर चढ़ना ही सीखी थी। वहाँ पर कैसे थी? जैसे वहाँ पर लड़ाई की आग ऐसी थी जैसे गांव में आग लग गई और लोग अपना सामान छोड़कर जिधर पैर पड़ रहे थे उधर ही भाग रहे थे। भय की हड़बड़ी और निराशा से सुनेपन में भी एम्ब्रस गार्लीफील्ड खड़ा था। जो भय की हड़बड़ी थी और निराशा की सूनापन था, उसमें भी एम्ब्रम जो था गार्लीफील्ड वो वहीं पर खड़ा था और उसके परिवार के लोग उसे घेरे हुए थे। वह आकाश की ओर देख रहा था। अचानक उसने कहा, खून पसीना एक करके मैंने ये घर बनाया है, मैं इसे छोड़कर नहीं भाग सकता। और उसके जो घर वाले थे वो उसके चारों ओर खड़े थे और वो अपने आकाश की ओर खड़ा था और बोल रहा था कि मैं ना खून पसीना एक करके मैंने ये घर बनाया है, मैं इसे छोड़कर नहीं भाग सकता। फिर ये मेरे घर का ही तो प्रश्न नहीं, उस सारे गांव का है जिसमें हमारे बाप दादा खेले सोए। मैं इसे छोड़कर नहीं भाग सकता। भले कैसे मैं अपने जीते जी अपने घर को, अपने गांव को जलकर राख हो जाने दूं। आओ हम आग और आंधी दोनों के खिलाफ लड़ें। वो क्या बोलता है कि फिर सिर्फ बात जो है मेरे घर की नहीं है, पूरे गाँव की है, जहाँ हमारे बाप दादा खेले बड़े हुए सोए। और जो है आओ इस जो आग लगी हुई है, इस आग को हम लोग जो है मिलकर लड़ेंगे इसके, ठीक है। एम्ब्रम गार्लीफील्ड, उसकी पत्नी एलिजा गार्लीफील्ड, 13 वर्ष की एक कन्या और 11 वर्ष का एक लड़का, ये 4 मानव अपने कुल्हाड़े और फावड़े लिए प्रलय से युद्ध करने निकल पड़े। उसकी बीवी एम्ब्रम गार्लीफील्ड और उसकी पत्नी एलिजा गार्लीफील्ड, उसकी बेटी जो है 13 वर्ष की और बेटा जो है 11 वर्ष का, ठीक है। वो चारों जो है कुल्हाड़े और फावड़े लेकर उस युद्ध के प्रलय करने निकल पड़े। कहाँ वह प्रलय, कहाँ ये निरही, स्वर्ग की देवता भी सच कहता हूँ, ये युद्ध देखने के लिए अपनी खिड़कियों में आ बैठे। पेड़ कटने लगे, खाई कूदने लगी। ये लोग गांव और आग का संबंध विच्छेद कर देना चाहते थे। इस रणनीति पर देवता लोग हंस पड़े। बादल घिर आए, वर्ष की झाड़ी लग गई और आग बुझ गई। विजय परिवार अपनी झोपड़ी पर लौट आए। दिन भर की झुलस और थकान, ठंडी हवा में चरपाई पर गार्लीफील्ड लेट गया और बस यही आग और आंधी का ये विजेता हालांकि ठंडक से हार गया। थोड़ी ही देर में उसका श्वास घुटने लगा। डॉक्टर तब कहाँ थे? गांव रात होते न होते गार्लीफील्ड पूरी तरह रोग से घिर गया और प्रभावित, फूटते न फूटते चल बसा। उसके बाद क्या हुआ? जब वो लोग उस युद्ध से लड़ने लगे तो वहाँ पर जो बादलों ने उन्हें घेर लिया, वहाँ जो पानी पड़ा तो वो जो है वो जो आग लगी हुई थी वो बुझ गई। लेकिन जो गार्लीफील्ड था वो जब शाम को अपने मतलब लेटा तो उसके बाद उसका जो सांस थी वो थोड़ी घुटने लगी और वहाँ उस टाइम उस गांव में कहाँ इतने डॉक्टर थे कि जो उसे जब बहुत जल्दी उसको दिखाया जाए तो रात ही रात उसके साथ क्या हुआ, उसका रोग जो है वो बढ़ता गया और वो फूटते न फूटते चल बसा, मतलब वो मर गया। वह मर गया, मरना तो एक दिन था ही उसे, वह शहीद हो गया और साहस का एक ऐसा उदाहरण छोड़ गया जो आज भी ताज़ा है। मरना तो एक दिन है ही, लेकिन वो शहीद हो गया और साहस का एक ऐसा उदाहरण छोड़ गया जो आज भी ताज़ा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जेम्स गार्लीफील्ड इसी साहसी एम्ब्रम गार्लीफील्ड के पुत्र थे। दुनिया जानती है प्रेसिडेंट गार्लीफील्ड महान थे, पर मैं पूछता हूँ और ये एम्ब्रम गार्लीफील्ड मतलब क्या है? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जेम्स गार्लीफील्ड, वो किसके? एम्ब्रम गार्लीफील्ड के पुत्र थे, ठीक है। पूरी दुनिया जानती है प्रेसिडेंट गार्लीफील्ड महान थे और
पर मैं पूछता हूँ और ये एब्रम गार्डलीफील्ड, और वो ये पूछता है कि एब्रम गार्डलीफील्ड कौन थे। ठीक है, ये आप लोग का चैप्टर था। एक बार आप लोग चैप्टर को दोबारा एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से आराम से बैठ के पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप लोग के वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स आप लोग बुक में से ही याद कर लेंगे। यहाँ डाल लीजिए लर्न। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शर्मदा त्यागी थी घर में, मैदान में या स्कूल में? मैदान में, तो फर्स्ट सेकंड पर राइट लगा दीजिए, मैदान में। भीड़ से निकलकर अध्यक्ष महोदय के सामने आया नवयुवक, ठीक है, नवयुवक, ठीक है, थर्ड पर राइट लगा दीजिए। गांव के जंगल में लग गई थी भयंकर आग, सेकंड पर राइट लगाइए, भयंकर आग के आगे। प्रेसिडेंट गार्डलीफील्ड थे महान, महान के आगे राइट लगा दीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब बरसा लाठियों की, अब फूटे सर। लाठियां आएगा फर्स्ट में, लाठियां लिखिए। सभी बच्चे पेंसिल निकाल लीजिए और फिल इन द ब्लैंक। सारी एक्सरसाइज बुक में करनी है तो बुक में ही फिल करिए, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कॉपी में करेंगे। तो पहले बुक वर्क कर लेते हैं सभी बच्चे। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है लाठियां, सेकंड में लिखेंगे चारों ओर परेशानी फैल गई, सेकंड में आएगा आप लोग का परेशानी। ध्यान से वीडियो में देख लीजिए और लिखिए अपनी अपनी बुक्स पर। गाहे पर झिझक उनके दिल पर सवार थी, झिझक, थर्ड में आएगा आप लोग का झिझक। घा है झंडा शान से फहराया गया, झंडा, फोर्थ में आएगा घा में झंडा। फिर है दिन भर की झुलस और थकान, झुलस और थकान, ये आप लोग का बुक वर्क है, मैं ऊपर डाल देती हूँ बुक वर्क, ये भी बुक में ही रहने देना है। अब आ जाइए, पेज टर्न करिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, ये भी बुक में ही रहेगा आप लोग के। पंडित महावीर त्यागी जेल में नहीं थे, वो जेल में थे, तो रॉन्ग लगा दिए फर्स्ट पर, फर्स्ट पर रॉन्ग लगाइए। सेकंड है अधिकारी ने पुलिस कप्तान की आंख बचाकर पूछा, यस आंख बचाकर ही पूछा था, सेकंड पे राइट लगाइए। थर्ड है बांस 80 फीट ऊंचा किंतु मजबूत था, 80 फीट ऊंचा था लेकिन मजबूत नहीं था, तो थर्ड पे राइट लगा दीजिए, सॉरी इस क्रॉस लगाएंगे। हर एक आदमी साधा खड़ा था, यस, थर्ड फोर्थ में राइट लगाइए। फिफ्थ है एब्रम गार्डलीफील्ड बहुत ही हिम्मत व्यक्ति थे, राइट, वो उन्होंने आग को उन्होंने ही और उनके परिवार ने ही बुझाया था, तो फिफ्थ पे भी आप लोग राइट लगा दीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है सही मिलान कीजिए। गूंजता आकाश, का को फिफ्थ से मैच कर दीजिए। खा है 5 महीने, खा को 6 से मैच करिए। मानसिक निष्ठा, गा को 4 से मैच करिए। कमजोर बांस, घा को फर्स्ट से मैच करिए। अब देखिए ड़ा है हमारा संत, तो उसको हम करेंगे युवक से, ड़ा को सेकंड से मैच कर लीजिए। चा है विजय, तो विजय को आप लोग मैच करिए, सॉरी आप लोग जो है देखिए एक मिनट,
ड़ा को मैच करिए थर्ड से और चा को मैच करिए सेकंड से। ठीक है, अब नंबर देख लीजिए, नंबर मैंने लिख दिए हैं पहले ही आप लोग के 4 6 5 3 1 2। नंबर चाहें आप लोग नंबर भी अपने डाल सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को बुक में मार्क कराऊंगी और कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को कॉपी में लिखवाए हैं तो कॉपी से लिखवा दूंगी। ठीक है, देखिए पहले क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शर्मिदा जी कौन थी? उन्हें देखते ही पुलिस कप्तान क्यों भड़क उठा? ये मैंने आप लोग का कॉपी में लिख रखा है, तो देखिए सभी बच्चे हिंदी की कॉपी ओपन कर लें। ये है आप लोग का PA2 स्टार्ट डालिए, पार्ट 9 डालिए, चैप्टर 12 मतलब पार्ट 12 साहसी वीरों की कहानी, ये डालेंगे। ठीक है, फिर 5 डाल के हेडिंग डालेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए का क्वेश्चन उतारिएगा आप लोग। उसके बाद आंसर लिख लीजिए का क्वेश्चन का। शर्मिदा जी पंडित महावीर त्यागी की पत्नी थी। उन्हें देखते ही पुलिस कप्तान भड़क उठा क्योंकि वह एक स्वयं सेविका थी। क्वेश्चन आंसर जो मैं आप लोग को बुक में मार्क कराऊंगी वो भी आप लोग को कॉपी में लिखने हैं। कहीं ऐसा नहीं करिएगा कि कॉपी में मार्क करने के बाद कॉपी में नहीं लिखना है। कॉपी में लिखना है सारे क्वेश्चन आप लोग को। 7 क्वेश्चन आप लोग के दिए गए हैं, 7 क्वेश्चन आप लोग को कॉपी में उतारने हैं सीरियल वाइज। का के बाद खा उतार दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का हमारा क्या है, का आंसर देख लीजिए। शर्मिदा जी पंडित महावीर त्यागी की पत्नी थी। उन्हें देखते ही पुलिस कप्तान भड़क उठा क्योंकि वह एक स्वयं सेविका थी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोग को बुक में मार्क करा रही हूँ। क्वेश्चन 2 उतार के आंसर 2 आप लोग अपना कॉपी में ही लिखना है आप लोग को। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर खा देख लेते हैं क्या है। खा है, पुलिस अधिकारी ने जब स्वयं सेवक को कंधों से पकड़कर उठाया तो वह दंग क्यों रह गया? पेज नंबर 79 पर है, तो पेज नंबर 79 ओपन करें। ये है पेज नंबर 79 दिया गया है, ये है पेज नंबर 79। पेज नंबर 79 में फर्स्ट लाइन देख लीजिए, ये लिखा, पुलिस अधिकारी ने उसे कंधों से पकड़कर खींचकर उठाया तो देखा उसके नीचे आंखें खोले नन्ही उमा टुकर टुकर देख रही है। अधिकारी उस स्वयं सेव की निष्ठा एवं साहस देखकर दंग रह गया। बस यहाँ तक लिखना है आंसर 2। यह है आंसर नंबर आप लोग का 2। ठीक है, क्या है, पुलिस अधिकारी ने उसे कंधे से पकड़ खींचकर उठाया तो देखा उसके नीचे आंखें खोली नन्ही उमा टुकर टुकर देख रही है। अधिकारी उस स्वयं सेवक की निष्ठा एवं साहस देखकर दंग रह गया। आंसर 2 यहाँ पर हो गया आप लोग का कंप्लीट। ठीक है, इसे कॉपी में लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर खा को भी, और आंसर भी लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए गा क्या है, दूसरे दिन पुलिस अधिकारी ने शर्मिदा जी से स्वयं सेवक के विषय में क्या कहा? पेज नंबर 79 पर, पेज नंबर 79 पे जहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का ख़त्म हुआ है उसके बराबर से ही लिखना है। दूसरे दिन उसने शर्मिदा जी से कहा, पुलिस की बात छोड़िए, सेना में भी कहीं ऐसे मानसिक निष्ठा मिल सकती है, मुझे संदेह है। यहाँ तक आप लोग को लिखना है आंसर नंबर 3 आंसर है ये। ठीक है, ध्यान से अपनी बुक में निशान लगा लिया और कॉपी में लिखना है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 भी और 3 भी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर घा पर। क्या है क्वेश्चन घा क्वेश्चन है, पंडित नेहरू नवयुवक को बांस पर चढ़ने की अनुमति देने में क्यों झिझक गए? यह मैंने कॉपी में लिख रखा है आप लोग का, देख लीजिए ध्यान से। देखिए ये लिखा हुआ घा क्वेश्चन यहाँ पर उतार लीजिएगा आप लोग। आंसर मैं लिखवा रही हूँ, पंडित नेहरू नवयुवक को बांस पर चढ़ने की अनुमति देने में झिझक गए। ये क्वेश्चन में से ही लिखना है इतना हम लोग को, पहले क्वेश्चन में से ही लिख लिए। पंडित नेहरू
नवयुवक को बांस पर चढ़ने की अनुमति देने में झिझक गए क्योंकि बांस बहुत ऊंचा व कमजोर था। आगे लिखिए, क्योंकि बांस बहुत ऊंचा व कमजोर था। घा क्वेश्चन का आंसर है ये, मतलब 4th क्वेश्चन का। अब आ जाइए क्वेश्चन ड़ा पर। क्या है देख लीजिए, ड़ा क्वेश्चन देखिए। झंडा फहराने की बिगड़ी बात कैसे बनी? ठीक है, क्वेश्चन बुक में से उतार लीजिए कॉपी में। आंसर देखिए मैं लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए सब ध्यान से। झंडा फहराने की बिगड़ी बात शान से झंडा फहराए जाने पर बनी। ध्यान से वीडियो के अंदर देख लीजिए सब लोग। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोग के कुछ कॉपी में लिखकर बताए हैं और 3 क्वेश्चन मैंने बुक में मार्क कराए हैं। जो बुक में मार्क कराए हैं वो भी कॉपी में ही नोट करने हैं सभी बच्चों को। क्वेश्चन आंसर सभी बच्चे कॉपी में ही करेंगे। झंडा फहराने की बिगड़ी बात शान से झंडा फहराए जाने पर बनी। अब देखिए चार क्वेश्चन क्या है। एब्रम गार्डफील्ड के सामने कौन सी भयावह समस्या आ खड़ी हुई? ठीक है, ये भी कॉपी में है, देख लीजिए। 4 क्वेश्चन उतारेंगे यहाँ पर। उत्तर ये है इसका, एब्रम गार्डफील्ड के सामने आग व आंधी की भयावह समस्या आ खड़ी हुई। ध्यान से देख लीजिए वीडियो के अंदर और क्वेश्चन उतारिए, अपना आंसर उतारिए कॉपी में। क्या है? एब्रम गार्डफील्ड के सामने आग व आंधी की भयावह समस्या आ खड़ी हुई। ये देखिए मैंने आप लोग को 3 क्वेश्चन आप लोग की कॉपी में लिखकर बताए हैं। कॉपी में से देखकर लिख लीजिएगा। और 3 क्वेश्चन मैंने आप लोग को जो है उसमें बताए हैं, 4 क्वेश्चन मैंने आप लोग को कॉपी में लिखकर बताए हैं और 3 क्वेश्चन मैं बुक में मार्क करा रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं बुक में ही मार्क कराऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर सभी बच्चों को पूरे 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं। 7 क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को आपकी कॉपी में ही नोट करने हैं। पार्ट डालना कोई बच्चा नहीं भूलेगा। चैप्टर नंबर डालिए, चैप्टर नेम डालिए, डेट शो करिए, उसके बाद का वर्क करना अपनी कॉपी के अंदर शुरू करेंगे। अब देख लीजिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 6 हमारा क्या है। गार्डफील्ड ने आग व आंधी से गांव की रक्षा किस प्रकार की? ठीक है, तो पेज नंबर 80 को ओपन करिए। पेज नंबर 80 है ये आप लोग का। इस पे देख लीजिए सेकंड लास्ट पैराग्राफ ये दिया गया आप लोग को। एब्रम गार्डफील्ड, उसकी पत्नी एलिजा गार्डफील्ड, 13 वर्ष की एक कन्या और 11 वर्ष का एक लड़का, ये चारों मानव अपने कुल्हाड़े और फावड़े लिए प्रलय से युद्ध करने निकल पड़े। कहाँ वह प्रलय, कहाँ ये निरीह स्वर्ग के देवता भी सच कहता हूँ, ये युद्ध देखने के लिए अपनी खिड़कियों में आ बैठे। पेड़ कटने लगे, खाई खुंदने लगी और लोग गांव और आग का संबंध विच्छेद कर देना चाहते थे। ठीक है, ये है आंसर 7। पूरा पैराग्राफ लिखना है आंसर 7 में आप लोग को। जितना मैंने अंडरलाइन करा हुआ है सब लिखना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आंसर्स आप लोग के हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन 7 मैंने आप लोग को बुक में बता दिया है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 बुक में से देखकर लिखना है। बाकी मैंने आप लोग को बुक में कॉपी में लिखकर ही बता दिए थे। सभी बच्चे अपना अपना वर्क कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे, बुक में भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। जब तक सभी बच्चे वीडियो पार्ट 9 को देखिए और चैप्टर नंबर 8 अपना कंप्लीट करिए, अपनी कॉपी में भी और बुक में भी। ओके, थैंक यू।